हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग, यानी किसी भी वायर को स्ट्रेच करने पे या खींचने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको बता दें, जब भी किसी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट लेंथ का जो मास होगा वह क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है, यानी वो बदलता नहीं है। मास और डेंसिटी, उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, अगर मास और डेंसिटी उसका कांस्टेंट है तो वायर का आयतन भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। उस स्थिति में मान लीजिए जैसे हमने कोई वायर लिया यल लेंथ की, यल लेंथ का एक कोई ए बी वायर है, इसको हमने खींच के बड़ा कर दिया। जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया, इसकी लंबाई मान लीजिए पहले यल थी, इस समय यल 2 हो गया, लेंथ तो बढ़ गया। जैसे वायर को खींचेंगे तो इसमें जो वेरिएशन होता है, एक तो उसका लेंथ में वेरिएशन होता है और साथ साथ उसका एरिया। इस स्थिति में फर्स्ट कंडीशन में मान लीजिए इस वायर को थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं, जैसे यह आपका L1 लेंथ का कोई वायर है, जिसका एरिया A1 हमने कंसीडर किया है, एरिया क्रॉस सेक्शन। After stretching, length will be increased, but there is no effect on the mass as well as density of the wire. यानी स्ट्रेच करने पे लेंथ तो इंक्रीज होगा, बट उसका मास जो है और डेंसिटी वो रिमेन कांस्टेंट, अर्थात स्थिर होता है। अगर मास और डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब स्ट्रेच करने पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कांस्टेंट है, एक तो मास, डेंसिटी और वॉल्यूम। दूसरी बात है, तार को स्ट्रेच करने में लेंथ वेरी करता है, एरिया अर्थात लेंथ बढ़ जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। उस केस में रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं, जब भी किसी वायर जैसे जैसे लंबाई बढ़ती चली जाती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो एक बात तो क्लियर है, जैसे ही हम तार को स्ट्रेच करेंगे उसकी लेंथ बढ़ेगी, एरिया घटेगी, इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इतना तो आप जानते नहीं। तो अभी हम देखते हैं, मान लीजिए इसको हमने स्ट्रेच किया, L1 लंबाई से जो लेंथ हो गया वह L2, स्ट्रेच करने पे वह लंबाई बढ़ के 1 हो गया। आप देखेंगे लंबाई बढ़ने पे जो होता है वह एरिया A2 कम हो जाता है और लेंथ तो बढ़ ही गया है। एक चीज आप जानते हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होती है, रो। तो रजिस्टिविटी क्या होगा इसमें, रजिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, बट रेजिस्टेंस क्या होता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, लेंथ या एरिया। बट जो रजिस्टिविटी होती है केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, कौन सा मटेरियल है, आयरन है, एल्युमिनियम है या कुछ भी है, तो वो केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं इट इज द कैरेक्टर, रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, यानी ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे उसका लेंथ इंक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा। बट क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वेरी नहीं करती हैं, मास ऑफ द वायर,
वह कांस्टेंट ही रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, बट रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, जबकि रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, लेंथ या एरिया पर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी क्या होती है वह शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को आप जानते रहिएगा। यहां से हम देख सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू रो L1 अपान A1। पहली बात, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। एक चीज और जान लीजिए, इसका वैल्यूम अगर हम बात करें, वैल्यूम क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यूम मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, जैसे वायर को हमने इंक्रीज किया उसकी लेंथ जो है बढ़ गई, एरिया डिक्रीज हो गया, बट रेजिस्टिविटी सेम है। इस केस में आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस क्या होगा R2, यही हम कर लेते हैं, न्यू रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं, R2 रो L2 अपान A2। वैल्यूम क्या होगा इसका, वैल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जो वैल्यूम होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी V इक्वल टू L2, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, A2। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ओके, चलिए अगर आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, ये तो बराबर है, हम कर सकते हैं A1 L1 इक्वल टू A2 L2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1। आप देख पा रहे हैं A1 अपान A2 L2 अपान L1, ऐसा लिख सकते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। उसके बाद इस तरह को हम इक्वेशन नंबर 5 मान सकते हैं। यह एक रिजल्ट है जिसको आप जानते हैं, ये क्वेश्चन होता है। इक्वेशन नंबर 1 और 3 से, फ्रॉम 1 and 3 डिवाइड कर देंगे R2 पर R1, क्योंकि हमें R2 फाइंड करना है। रेजिस्टेंस हमें R2, इसका क्या है, इसका रेजिस्टेंस हमने R1 सपोज किया, इसका रेजिस्टेंस R2, तो R2 निकालना है तो हम इसको करेंगे R2 अपान R1, तो हो जाएगा रो L2 अपान A2 अपान रो L1 अपान A1। रो से कैंसिल हो जाएगा, ये तो इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यानी हो जाएगा R2 अपान R1 इक्वल टू A1 ऊपर जाएगा, यानी L2 इंटू A1। नीचे क्या क्या रहेगा, A2 और L1, तो L2 अपान L1 इंटू A2, तो ये रिलेशन आपका आया, यानी कि कितना लेंथ बढ़ा है वो पता हो जाए, एरिया पता हो जाए, R1 पता हो जाए, तो R2 हम यहां से निकाल सकते हैं। एक तो ये आप यहां तक नोट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे
अगर हम किसी भी वायर को उसके लेंथ के n टाइम्स अगर हम स्ट्रेच कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 गुना इंक्रीज कर दे रहे हैं, 3 टाइम्स 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में जो रेजिस्टेंस क्या होगा उसको हम देखेंगे। पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे। यानी कि हमने देखा जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, यानी वो चेंज होकर L2 बन जाता है, और इनिशियल लेंथ क्या है, L1 है, और इनिशियल जो एरिया है उसका A1 और जो फाइनल एरिया बन जाता है वह A2 है। उस केस में जो उसका रेजिस्टेंस होता है R2 अपान R1 इक्वल टू L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2, ऐसा हमने देखा। इस स्थिति में अगर हमें R2 निकालना है तो यानी अगर R1 पता हो, L1 और L2 पता हो, A1 और A2 पता हो, हम R2 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन देखेंगे, जब भी वायर को हम n टाइम्स उसकी लंबाई, इनिशियल लंबाई का n टाइम्स अगर स्ट्रेच कर दें, उस स्थिति में जो रेजिस्टेंस है वह कितना बढ़ जाता है या उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए लंबाई L1 है, स्ट्रेच हमने n टाइम्स किया, जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लंबाई L2 बन जाएगी। मान लीजिए हमने L2 सपोज किया और कितना n टाइम्स L1, किसी वायर की लेंथ अगर L1 सपोज किया हमने और उसमें अगर n टाइम्स उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं तो उसकी लंबाई L2 हमने सपोज किया, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, यानी R2 फाइंड करना है। चलिए आप देखें, ये फार्मूला तो आप पता है, R2 अपान R1 इक्वल टू L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2। एक चीज और बता दें जो हमने अभी बताया, जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका वैल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस B इक्वल टू A1 L1 A1 इक्वल टू L2 A2, यहाँ से। और यही से हमने देखा था अभी होता है कि A1 अपान A2 इक्वल टू L1 अपान L2 L2 अपान L1, ऐसा हमने देखा। चलिए एक चीज आप देखें यहाँ से, L2 इक्वल टू L1, यहां से एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे कि हम लिख सकते हैं L2 अपान L1 इक्वल टू होता है n। आप देख पा रहे होंगे जब भी हम किसी वायर में n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं तो L2 इक्वल टू L1, अर्थात यहां से L2 अपान L1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n। तो क्या लगता है, A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इट मीन्स ये। चलिए तो इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर लास्ट में सपोज कर लेते हैं, 4 इक्वेशन में मतलब 5वां इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 5 ध्यान से देखिए, R2 अपान R1 इक्वल टू L2 अपान L1 A1 अपान A2। आप देखेंगे यहां से ये आपस में इक्वल है, और किसके इक्वल है, n की। कहने का मतलब L2 अपान L1 बराबर n हो जाएगा और A1 अपान A2 बराबर भी n हो जाएगा, यानी n इंटू n। हियर R2 इक्वल टू R2 अपान R1, n इंटू n का क्या है, यानी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं R2 इक्वल टू R1 इधर जाएगा तो जाएगा n स्क्वायर R1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला कि जब भी किसी वायर को हम n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, उसकी लेंथ के n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह n स्क्वायर टाइम्स, इनिशियल रेजिस्टेंस के n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है।
या हम कह सकते हैं R2 इक्वल टू एन स्क्वायर R1। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कोई वायर है, उसकी लंबाई 5 मीटर है, मान लीजिए सपोज दैट एल ही मान ले रहे हैं, इसकी लंबाई एल है, इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 5 ओम दिया गया है सपोज करिए। अगर मैं इसको क्या कर दूं, 3 ओम बढ़ा दूं, इसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं, तो अगर इसकी लंबाई हम 3 गुना बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, 3L बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुना, अर्थात n बराबर 3 है यहाँ पे, तो 3 टाइम्स कर देंगे, यानी n स्क्वायर इंटू R1 का वैल्यू हमने सपोज किया 5 ओम, तो उस हिसाब से R2 क्या आ जाएगा, 9 इंटू 5 45। या फिर अगर ये R ही हम सपोज करते तो क्या करते, 9R हो जाता। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो हम लगा सकते हैं। तो ये रहा, इसको आप यहां तक नोट करेंगे। इसी से बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इंपॉर्टेंट। फार्मूला में से क्वेश्चन देखेंगे। ए मेटेलिक वायर ऑफ द लेंथ 40 सेंटीमीटर, यानी कोई भी मेटेलिक वायर है जिसका लंबाई क्या है, 40 सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ इंक्रीज 80% ऑन स्ट्रेचिंग, यानी इंक्रीज इसका जो लेंथ होता है वह 80% बढ़ जाता है ऑन स्ट्रेचिंग, यानी खींचने पर। हाउ मेनी परसेंटेज रेजिस्टेंस इंक्रीज इन द वायर, यानी वायर जो है कितना, उसका जो वायर का रेजिस्टेंस है वह कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, उसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसमें देखेंगे, गिवन है L1 40 सेंटीमीटर, लेंथ इंक्रीज 80% है, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा एल यहाँ फाइंड कर सकते हैं कितना बढ़ा, 80% अगर इसका बढ़ा तो 80% बढ़ा, तो इसको हम कह सकते हैं 80/100 काटेंगे तो 32 सेंटीमीटर, यानी 80% का मतलब है 32 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ गई। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, L2 वो 40 + 30 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ये तो L2 हो गया। तो रेजिस्टेंस R2/R1 R2/R1 में निकालना है, वो होता है L2/L1 इंटू A1/A2, ऐसा होता है। क्लियर? एक से आप जानते होंगे, चूंकि L2/L1 A1/A2, अगर स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम जो होता है वह कांस्टेंट होता है। उस केस में A1 और L1 इक्वल टू A2 और L2 होता है, ये जानते हैं हम लोग। यहाँ से आप जानते होंगे A1/A2 इक्वल टू L2/L1। तो क्या लगता है, A1/A2 जगह हम L2/L1 लिख सकते हैं, और L2 का वैल्यू पता है। चलिए R2/R1 इसको हम लिख सकते हैं L2/L1
फिर L2/L1 और वैल्यू पुट करेंगे R2/R1। L2 का वैल्यू दिया है 72 इंटू फिर 72। L1 का वैल्यू दिया है 40, ये भी 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ कट भी सकता है, आप देखेंगे 8 9 जा 8 5 जा 8 9 जा 8 5 जा, हो जाएगा R2/R1 इक्वल टू 81/25। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस increased in परसेंटेज, यानी हम कह सकते हैं R, ये निकालना है। इसको फॉर्मूला होता है R2/R1 - 1 इंटू 100, जानते रहिए। या हम कह सकते हैं R2 - R1 अपान ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी हम कह सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस अपान ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। तो R2 - R1 अपान R1 को हम लिख सकते हैं R2/R1 - 1। तो ये वैल्यू पता है R2/R1 कितना दिया हमें 81/25 - 1 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा 81 - 25/25 इंटू 100। तो 81 में से 25 निकालेंगे तो 11 में से 5 का 6 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 2 का 5 और ये 25 इंटू 100। कट करेंगे तो आएगा 4। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कितना 56 इंटू 4 अर्थात 424, 4 6 और 4 इतना परसेंटेज जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा वह 224% इंक्रीज कर जाएगा। तो आप इसको नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।